अब हम पिछले अंक से आगे बढ़ते हैं जिससे मैंने चर्चा की थी कि चीन और अमेरिकी साम्राज्यवाद के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण, बढ़ते ट्रेड वॉर के कारण कैसे उइघर शिनजियांग के क्षेत्र के वर्कर्स के ऊपर कहर पड़ रहा है, कैसे इनके बनाए हुए उत्पादों पर रोक लगाया जा रहा है अमेरिका द्वारा कानून बनाकर। और वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यह भाग 2 है और अब भाग 3 में भी जाएंगे जहाँ यह अंत होगा। पूरे के पूरे में 3 भागों में मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ और ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जी हाँ, बातें कर रहा हूँ APIC यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इनका कहना है कि स्वतंत्र हैं और किसी से बाधित नहीं है, कोई फोर्स नहीं करता और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, खोज करते हैं और पब्लिश करते हैं। वैसे बता दूं कि ये लोग US डिफेंस बजट का हिस्सा इन्हें मिलता है जो तकरीबन $1.5 मिलियन है। इनको US फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी से $1.2 मिलियन मिलता है। नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड नदर्न टेरिटरी गवर्नमेंट जो उनका हिस्सा है $445,000 मिलता है। साइबर सिक्योरिटी कंपनीज फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आर्म्ड इंडस्ट्रीज, ट्विटर, इनसे भी इनको लाखों करोड़ों का मदद मिलता है। ट्विटर ने ASPI के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी 1-2 दिन पहले एक ट्वीट करके कहा था कि भारतीय सरकार यह पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं उसको ज़्यादा ना फैलने दिया जाए और यह शायद ट्विटर मैनेजमेंट के बिना जाने हुए चीज़ हो रहा है। जी नहीं, ट्विटर मैनेजमेंट को पूरी अच्छी तरह मालूम होता है। ट्विटर पैसे कमाता है, ट्विटर को पैसे मिलते हैं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे अमेरिकन सरकार हो, चाहे जो भी हो, और उन बातों को, उन ट्वीट को ज़्यादा फैलाते हैं जो दक्षिण पंथियों से संबंधित होता है, जो अभी वर्तमान सरकार के पक्ष में होता है और जो इसका विरोध करते हैं उसको वो दबा कर रखते हैं। अभी यदि ट्विटर पे हैं आपके 2-4 हज़ार या 10,000 फॉलोअर तो आप देखेंगे कि आपको फॉलोअर नहीं बढ़ते। आप जो भी ट्वीट करते हैं बहुत कम जगह वो करते हैं यदि आप आज के सरकार का विरोध करते हैं। जी हाँ, तो ये इनकी असलियत है। ASPI कहाँ से अपनी डेटा लेती थी, वह भी जिन जर्मन महानुभाव की मैं चर्चा करता हूं उनकी बात लेता हूं। और एक एडवोकेट हैं जेम्स जो इनका विरोध करते हैं, इनके प्रचार में लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि ASPI ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती है। खैर, जो मैंने ऊपर की घटनाओं के बारे में बातें की थी, जो चीन में घटनाएं घटी और सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और हजारों हजार घायल हुए और पूरे इस चीन के उत्तर और पश्चिमी भाग में जो हंगामा रहा और उसको फिर से दबाया गया और एक तरह से लेबर कैंप बनाया गया जिसके आधार पर अमेरिका कहता है कि फ्री लेबर लिया जा रहा है, फोर्स लेबर उनसे करवाया जा रहा है और मुफ्त में सामान बनाकर पूरे बाजार को पाटा जा रहा है और इस तरह से वो कंपीट नहीं कर रहा है दूसरे जगहों से, इसलिए अमेरिका ने उस पर बाधित कर दिया है। लेकिन चीन ने किस तरह से सफलतापूर्वक इस तरह से उग्रवाद को अपने यहाँ बंद किया, इसकी बात नहीं करता, जिसकी बात है एडवोकेट जेम्स करते हैं। और अब जाके पुल्टारियट राइटर्स लिखते हैं कि जहां तक कैपिटलिज्म की बात है जो अमेरिका में इन्होंने सस्ते मजदूरों के लिए अपने देश से इंडस्ट्री उठा के, केवल अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई उन्नत देशों ने, और आपको पता होगा कि इन लोगों ने दूसरे देशों में जो पूरी तरह से प्रगतिशील नहीं है, उन्होंने चीन में भी अपने लगाए थे, चीन में भी इंडस्ट्री खोले थे, अफ्रीका में, भारत में और दुनिया के अन्य जगहों में जहां सस्ते श्रम तो मिल ही रहे हैं, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, तो वहीं से निकाल के वहीं पे बना के अपने टेक्नोलॉजी से अपनी कुछ कैपिटल लगा के सस्ते दर पे ये सामान करके पूरे बाजार को पाटते हैं और उससे अपने फायदा कमाते हैं। मुनाफा भारी मात्रा में, बड़ी ऊंचे दर से मुनाफा कमाते, उसकी बात यह नहीं करते हैं और शिनजोंग के खिलाफ ये बैन करते हैं, यह इनका कहना है।
और अब अमेरिका कोशिश कर रहा है इनके हिसाब से, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, आप इसे पता कर सकते हैं, कि अमेरिका वहां बैन करके अपने यहां से फिर से इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहता है। कहां तक इसमें बात है, यह ट्रेंड वास्तव में है कि नहीं, यह आपको देखना होगा, यह मुझे नहीं पता। अब इस शिनजोंग के बारे में थोड़ा सा और, यहाँ पे बहुत बड़े रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत खादान है। जहाँ तक डेवलप्ड एग्रीकल्चर की बात है, वह 68 मिलियन हेक्टेयर्स है, छोटा मोटा नहीं है। मिनरल डिपॉजिट्स का अथाह है, 770 मिलियन टन आयरन ओर्स हैं, 318 टन सॉल्ट, वेरियस सॉल्ट्स हैं। इसके अलावा गोल्ड, जिंक, निकल, क्रोम, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज है। शिनजोंग में हेवी इंडस्ट्रीज हैं लेकिन कम है, ज़्यादा उन्नत नहीं है। क्यों नहीं, इस पर मैं आऊँगा। और यहाँ पे भी बताऊँ कि पूरे ग्लोबल सोलार सिस्टम बनाने के लिए एक तरह के खास रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम पॉलीसिलिकॉन कहते हैं। 45% यहाँ पाया जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह में चीन की कितनी रुचि होगी और अमेरिका की कितनी रुचि होगी। जी हाँ, और यह भी बताऊं अपना विश्लेषण देने के पहले कि शिनजोंग क्रॉस रोड है एशिया का, आज से नहीं, सदियों पहले भी सिल्क रोड के बारे में आपने पढ़ा होगा। और इसका बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो है, वह मिलता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, और इसलिए हब सेंटर बनता है पूरे सेंट्रल एशिया के लिए और यूरेशिया के लिए, BRI के लिए, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एक अहम निवेश है। इसमें यातायात के साधन में, माल ढोने के साधन में, आपको पता है समुद्री रास्ते और हवाई यात्रा भी है, लेकिन हवाई यात्रा बहुत महंगा है। और समुद्री रास्ते में अमेरिकी प्रतिबंध के कारण जहां भी हंगामा हो रहा है, वहां पर उनके पहुंच के कारण थोड़ा कष्ट हो रहा है। और ऐसे कई लैंडलॉक्ड कंट्रीज है जहां पे कि समुद्र का है ही नहीं, यानी रोड होना जरूरी है, रोड, रेलवे, जो भी हो। तो इसलिए BRI और इसके साथ साथ जो चीन ने इसमें उन्नति की, आपने बहुत सारे इनके द्वारा बनाए हुए समुद्र के ऊपर किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर लंबे इन्होंने फ्लाईओवर, ब्रिज, और उसके साथ साथ नए टाउनशिप बसाने का, एनर्जी हब सेंटर बनाने का, हर चीज़ ये पैदा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज नए नए बनेंगे, और यह बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और कई देशों में ये प्रवेश कर चुके हैं और कर रहे हैं। साउथ एशिया में भी है, जो उससे भारत इससे बाहर रहना चाहता है अभी, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा है। और यह यूरेशिया से होते हुए पूरे यूरोप तक में इसकी पहुंच की बात है। जी हाँ, तो यह साधारण चीज़ नहीं है। यह जो जगह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शिनजोंग, और जहाँ हंगामा हुआ है, वहाँ पे नहीं है। अब आता हूँ मैं अपनी बात पे।